चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनेंगे आप लोग भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन कंसिडर नहीं होने वाला, डेफिनेटली होगा। एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल हो, आने का चांसेस पूरा है। तो ध्यान से सुनेगा, ध्यान समझेगा। ऑलराइट, कोई डाउट हो पूछ सकते हो, बीच में भी पूछ सकते हो, ठीक है। पहले एक बार कॉन्सेप्ट सुनते हैं, पहले आप लोग भी कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। एंड आई अश्योर यू ये याद हो जाएगा। पहले बार ध्यान सुन लो बस एक बार, ठीक है। फिर एक बार फटाफट से मॉड्यूल से कवर करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, ऑफ कोर्स आप लोगों ने चेक तो कर ही लिया है कि हम लोग किसका बात कर रहे हैं, मतलब आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं प्री पैकेज, जी हाँ, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की। ये पैकेज है किसके लिए अवेलेबल? पहले देखो, दो तीन बातें समझना। प्री पैकेज का मीनिंग क्या होता है? प्री पैकेज का मतलब है कोई ऐसा पैकेज जो आपने एडवांस में रेडी किया है। वो पैकेज लेकिन किस चीज का पैकेज है? कोई घूमने फिरने जाने का पैकेज है? हाँ नहीं ना। यहां हम बात कर रहे हैं किसके लिए? कॉर्पोरेट डेटर जो है ना, वो प्री पैकेज जो प्रिपेयर कर रहा है यहाँ पे, किस चीज के लिए करेगा? और रेजोल्यूशन प्रोफेशन के लिए, रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। किसके लिए करेगा? रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। हाँ ध्यान सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा, आई अश्योर यू, ठीक है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान दीजिएगा, मैं पक्का कह रहा हूं 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है। और ध्यान से सुनना, याद करा दूंगा इसी सेशन के अंदर, बस तुम ध्यान से सुन लो, एक बार ध्यान सुन लो एकदम। अच्छा पहले बता दूं, ये उनके लिए जिन्होंने क्लास मिस नहीं किया है। किसका? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का। हमने पहले ही बात कर रखा है सर, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सर मैंने तो नहीं पढ़ा, सर मैंने तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस नहीं पढ़ा। तो कोई बात नहीं, अब ध्यान दे लो यहाँ पर, ठीक है। क्लियर थोड़ा कोशिश करूंगा समझाने का, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जब हम बोल रहे हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ध्यान सुनना, फटाफट से बता रहा हूं। यहां पर कॉर्पोरेट डेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर, तीनों के पास ऑप्शन होता है। वो कहां जा सकता है? अगर सेक्शन 4 का डिफॉल्ट हुआ, सेक्शन 4 मेरे बच्चों को याद होगा, सेक्शन 4 बोल बेटा फटाफट। हाँ, डिफॉल्ट कितना? 1 करोड़ का डिफॉल्ट आ जाता है। किसका? अगर कॉर्पोरेट डेटर 1 करोड़ का डिफॉल्ट करता है तो तीनों के पास ही क्या ऑप्शन होता है कि जा सकता है कहां पर? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। बट यहां हम लोग इसकी बात तो नहीं करने वाले, हम यहां बोल रहे हैं प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, वन मोर टाइम, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। प्री पैकेज नाम कैसा है? प्री पैकेज। ये मतलब ना कॉर्पोरेट डेटर ना पैकेज रेडी करेगा किसके लिए? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। कि भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर, ध्यान सुनना, फाइनेंशियल क्रेडिटर, मैं ये पैकेज आपके सामने रख रहा हूं, आप अगर इसे अप्रूव कर देंगे तो मेरी जो यहां पर इंसॉल्वेंसी की जो इश्यूज हैं वो मैनेज हो जाएंगे, मैं अपना काम आगे बढ़ा सकता हूं। सर इससे अच्छी बात क्या होगी? ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। प्री पैकेज जब हम बोलते हैं यहां पर, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेना, इसको मैं बोलूंगा P2IRP। P2 का मतलब हो गया प्री पैकेज। तो यहां पे भी एग्जाम में मत लिख देना, एग्जाम में P2 मत लिख के आना, प्री पैकेज रखना, बस शॉर्ट फॉर्म बार बार बोलना है, इसलिए आप बता रहे हैं, ठीक है। P2IRP। तो P2IRP जब हम बोल रहे हैं यहां पर, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? यहां पर ना कॉर्पोरेट डेटर के पास ये ऑप्शन होता है, ध्यान सुनना, कॉर्पोरेट डेटर के पास ये ऑप्शन होता है, मैंडेटरी नहीं है। कॉर्पोरेट डेटर का ऑप्शन होता है क्या? या तो P2IRP में जा सकता है, P2IRP में जा सकता है, या फिर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, दोनों में ही जा सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो क्या करे, कॉर्पोरेट डेटर कहां जाए कि P2IRP में जाए, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जाए। वो चाहे तो ऑप्ट कर सकता है इस ऑप्शन को। लेकिन इसके लिए क्या मजे की बात है, ध्यान सुनना, ये कहता है यहां पर डिफॉल्ट ना, यहां सुनना, यहां डिफॉल्ट 10 लाख का है, मिनिमम डिफॉल्ट कितना है? 10 लाख। सर फिर तो अच्छा यही है, फिर तो अच्छा यही है बेटा, लेकिन सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, ध्यान सुनना, सबके लिए नहीं है। ये किसके लिए? MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। कहां डिफाइंड है? इन स्मॉल मीडियम, देखो ना, MSMEs एक्ट 2006 में डिफाइन है। कहता है किसके लिए अवेलेबल है? प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। प्री पैकेज मतलब एक कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्लान, कॉर्पोरेट याद रखिए, रेजोल्यूशन प्लान कॉर्पोरेट डेटर प्रिपेयर करेगा, ठीक है, और उसको सबमिट करेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के सामने। कहां पर? कमेटी ऑफ क्रेडिटर के साथ में। और अगर वो अप्रूव हो जाता है तो याद देखेगा यहां पर वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ में। और मजे की बात बताऊं तुमको, कॉर्पोरेट डेटर को अपना मैनेजमेंट छोड़ने का जरूरत नहीं है।
मतलब आपको याद होगा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर मैनेजमेंट जो होता था वो टेक ओवर हो जाता था। मैनेजमेंट को याद देखिए, कंट्रोल कौन करता था मैनेजमेंट का अफेयर्स को, कंट्रोल कौन करता था, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। यहां ऐसा नहीं है, अनलेस अनटिल कि कुछ कंडीशन पूरी गड़बड़ ना हो जाए। मतलब ध्यान सुनना, वापस सुनना, जो मैनेजमेंट होता था यहां पर किसमें, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, इस मैनेजमेंट को कंट्रोल, मतलब इसके फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता था, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। बट P2IRP में किसमें हमारा, हम जो बता रहे हैं यहां पर P2IRP मतलब प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में ना जो मैनेजमेंट होगा कॉर्पोरेट डेटर का, वो उसका एग्जिस्टिंग प्रमोटर लोग ही रन करेगा, एग्जिस्टिंग प्रमोटर लोग ही रन करता रहेगा। ये नहीं जाएगा किसके हाथ में, किसके हाथ में नहीं जाएगा, कॉर्पोरेट, याद रखो ना, किसके, प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का हाथ में नहीं जाएगा। इसको एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ही कंटिन्यू चलाता रहेगा। लेकिन हम यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात सुनना है ना, ये जो आपका क्वेश्चन था ना, ये बेटा एक बात बता दूं, जो ये आप लोग अच्छा है यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं, आपके लिए अच्छा है, नो डाउट, ठीक है, आप देखिएगा जिसके लिए सुटेबल है। फिर क्वेश्चन था एक बच्चे का, ठीक है, उसको भी आंसर कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन को भी आंसर कर रहा हूँ। बट जो आप पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर ये तो अच्छा बेनिफिट है ना, क्या बेनिफिट, कि जो मैनेजमेंट है, याद देखिएगा, ध्यान सुनिए आप लोग भी, जो मैनेजमेंट है यहाँ पर P2IRP के अंदर वो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के हाथ में ही रहता है, वो यहाँ पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का हाथ में नहीं जाता है। ऐसा पूरा तरह से कहना गलत हो जाएगा। सुनना क्या होता है, अगर कॉर्पोरेट डेटर का जब ये P2IRP प्रोसेस में गया, P2IRP प्रोसेस में गया, ठीक है, ऑल राइट गुड, लेकिन अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को लगा बाय 66% वोट, इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, यहाँ पर जितने भी वोट्स पास होंगे बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर वो 66% वोट से ही पास होगा, ठीक है। तो बाय 66% वोट फाइनेंशियल क्रेडिटर को लगा कि वो चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो वेस्ट होना चाहिए विद वूम, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ध्यान सुनना एकदम, ये गलती मत कर देना एग्जाम में। अब तुम ऑनलाइन क्लास किसी का, आप लोगों को एक और बता दो, जो बच्चे का क्वेश्चन क्वेरी था आपका वो आंसर कर रहा हूँ, आप क्लियर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पर जैसा क्वेरी था कि ऑनलाइन में ध्यान से समझा भी करो, कोई क्या बता रहा है आपको वो रटा मत करो। यहाँ क्या बता रहे हैं, ध्यान सुनना, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर 66% वोट अगर वो चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में जाए, और उसके पीछे रीजन देना होता है, वो क्या, तो आरपी क्या करता है, एक एप्लीकेशन देता है, किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देता है, और वो ये कहता है कि सर अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या देखेगी, ऐसा थोड़ी ना है क्या कि उठा के हैंड ओवर कर देगा मैनेजमेंट किसको, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। वो देखेगा यहाँ पे क्या, कि जो कॉर्पोरेट डेटर है कहीं उसका मैनेजमेंट जो है वो फ्रॉडुलेंटली एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, या कोई ग्रॉस मिसमैनेजमेंट प्रैक्टिस हो रही है। अगर ये दो बातें हो रही होती है तब याद रखिएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ना बाय ऑर्डर क्या कहती है कि जो कॉर्पोरेट डेटर का मैनेजमेंट का फंक्शन, जो मैनेजमेंट अफेयर्स हैं, वो कौन देखेगा उसको, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। याद रखिएगा, फिर वहां बदल जाता है, और वहीं से ना उसी डेट से कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्री पैकेज के अंदर, ऑफ कोर्स प्री पैकेज के अंदर एग्जिस्टिंग प्रमोटर जो होता है वही कंट्रोल करता है अफेयर्स को, वही मैनेज करता है कंपनी के या कॉर्पोरेट पर्सन के, ठीक है, कंपनी कहना भी सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस किस फॉर्म में हो सकती है वह हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये सिचुएशन अलग आएगा। एनीवेज, तो यहाँ पर डिफॉल्ट कितना बोल रहा है, मिनिमम 10 लाख का डिफॉल्ट अगर कर दिया किसने, एमएसएमईज ने। अब ये एमएसएमईज के लिए वैसे तो मेरे बच्चे जानते हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने इसके लिए आपको याद रखिएगा, ये एक्चुअली मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर जो एमएसएमईज के एक्ट 2006 के अंदर, याद देखिए उसी कंसर्न मिनिस्ट्री के अंदर डिफाइन किया हुआ है। वैसे मेरे बच्चे आपको पता होगा, आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा हुआ है यार, सीएसईटी वालों ने अच्छे से सुना हुआ है, पहले आप पढ़ा तो है, ओल्ड सिलेबस में तो अच्छे से पढ़ाए थे, याद देखिए एग्जीक्यूटिव्स के अंदर एमएसएमईज के किस क्लासिफाइड करते थे, याद आ रहा है। एक हम लोग प्लांट एंड मशीनरी और इन सर्विस बेसिस पे देखते थे, याद आया, प्लांट एंड मशीनरी में अगर माइक्रो लेवल पर देख रहे हैं तो कितना परसेंट है, 25 लाख, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते थे स्मॉल लेवल पे 25 लाख टू 5 करोड़, और अगर हम देखते थे मीडियम लेवल पे माइक्रो, स्मॉल, देन मीडियम। सर दिखा दीजिए ना, मीडियम के अंदर क्या होता था, देखो अब ये भी यहां से क्लैरिटी के लिए यूज करके बता रहा हूं, देखो
इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखना बेटा लाइन को, इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज माइक्रो के केस में, ठीक है। फिर कहते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड, मतलब सॉरी मोर देन 25 लाख रुपीज, बट अप टू कितना है 5 करोड़ रुपीज। एंड अगर हम देखें मीडियम एंटरप्राइजेस में तो 5 to 10 करोड़। कैसे याद रखेंगे, सिंपल सा बात है ना, पहले पढ़ें प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट। ये सर क्यों बता रहे हैं आप, इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि एग्जाम में है ना, अगर मान लीजिएगा डेटा प्रोवाइड कर दिया और वो उस डेटा में फिट नहीं हो रहा है, एमएसएमईज के डेटा में फिट नहीं हो रहा है, तो आप जबरदस्ती थोड़ा ना प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लगा के अप्लाई कर दोगे। तो ये तो पता होना चाहिए ना कि प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है एमएसएमईज के लिए, वो एमएसएमईज के लिए सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ एमएसएमईज एक्ट 2006 कह रहा है क्लासिफिकेशन की एमएसएमईज होती क्या है। तो पहला बोल रहे हैं क्या, प्लांट एंड मशीनरी की बेसिस पे माइक्रो, फिर बोले मीडियम, सॉरी स्मॉल एंड देन मीडियम। माइक्रो के लिए क्या कह रहा है, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा, जल्दी बोलो, 25 लाख रुपीज, ऑलराइट। स्मॉल में 25 लाख टू 5 करोड़ एंड मीडियम में 5 करोड़ से ज्यादा बट अप टू 10 करोड़। ऐसी सर्विस के लिए ले लेंगे, सर्विस के लिए कितना है देखो, मिनिमम कितना रखे यहां पर, बोला डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज माइक्रो के बिजनेस में, माइक्रो बिजनेस, ठीक है, सर्विस सेक्टर्स में अगर है तो। और अगर उससे ज्यादा जाएंगे तो 10 लाख से ज्यादा बट अप टू 2 करोड़, ठीक है। स्मॉल के लिए स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, अरे कॉपी में नोट कर लेना, आप लोग भी करो यार, हाँ गुड, आप लिख रहे हो मुझे पता है, आप लिखो, नोट कर लो यार, इतना कैजुअल मत तो भाई, लिखा करो, ऑलराइट। एंड मीडियम के लिए कितना बोल रहे हैं, मीडियम सर, मीडियम स्मॉल सर्विस सेक्टर में, याद देखिए सर्विस सेक्टर से हम पॉइंट बात करेंगे, गुड, चलो आओ, ठीक है। चलिए तो बेटा 2 to 5 नोट करो, सर्विस सेक्टर आप लोग भी नोट कर लीजिए फटाफट से। अब देखो यहां हो, अब इस पैकेज को भी है ना साथ रखिएगा, इसके पीछे भी एक ड्यूरेशन दी गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर P2 IRP P2 बोल रहा हूं बार बार, प्री पैकेज, एग्जाम में प्री पैकेज लिखना, P2 IRP मत लिख देना, ठीक है। तो ये जब जाके हम बात कर रहे हैं, बोलता है इसको भी कंप्लीशन का 120 डेज होना चाहिए, मतलब सर 120 डेज, जी हाँ, आपकी जैसी एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है बाय एजुकेशन अथॉरिटी, इन दैट केस दिस एंटायर प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद अ पीरियड ऑफ 120 डेज। कमिटमेंट किया ना, कंप्लीट भी करना पड़ेगा, ये थोड़ा ना कि चलता ही रहेगा। और यहां पर डिक्लेरेशन भी लेकर आएंगे हम डायरेक्टर से, पार्टनर से, कॉर्पोरेट डायरेक्टर का, कि 90 डेज के अंदर हम लोग क्या करने का हो, कंप्लीट हम कर देंगे, ये भी बताता हूं पूरा, ठीक है, क्लियर एग्जाम। चलिए आइए एक बार कुछ लैंग्वेज लेते हैं पहले, आइएगा। एमएसएमई आई होप मेरे बच्चों को याद हो गया होगा। तो कौन सा चैप्टर इंसर्ट किया उन्होंने, चैप्टर 3A आईबीसी के अंदर, चैप्टर 3A बोलो एक बार, आईबीसी के अंदर चैप्टर 3A, आईबीसी के अंदर चैप्टर 3A को एंटर किया, सेक्शन 54A to 54P, बोलो 54A to 54P, वापस सुनो, चैप्टर 3A इंसर्ट किया गया अंडर आईबीसी कोड 2016, उसमें सेक्शन 54A to 54P। क्लियर हो रहा है, क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी फॉर एमएसएमईज, अभी बताया ना एमएसएमईज के लिए अपॉर्चुनिटी है क्या, come out with the COVID pandemic, resolve their insolvency as a one-time settlement with creditors। क्रेडिटर किसके लिए स्पेसिफिकली बोल रहा है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो यहाँ पर वोट करने वाले हैं, कितना कितना परसेंटेज चलेगा उनका वोटिंग के लिए, मिनिमम चाहिए 66%, याद रखिएगा वोटिंग। With the approval of the adjudicating authority, with the while corporate debtor is run by existing promoters, ये हाँ ठीक बात कह रहा है, लेकिन फिर क्लियर कर दूं, ध्यान सुन लेना, अगर वो कोई फ्रॉडुलेंट या कोई ग्रॉस मैनेजमेंट नहीं है तो प्रमोटर भाई तू ही चला, बट यही काम अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में करोगे CIRP में, तो वहां पर तुम लोगों को याद होगा क्या करते थे हम लोग क्या मतलब प्रोसेस में लिखा हुआ है, क्या होता है, प्रोफेशनल मैनेज करता है बिजनेस को, ठीक है, ओके सर। अब देखो कहता है एलिजिबिलिटी व्हेन अ कॉर्पोरेटर, तो यहां पर एप्लीकेशन कौन देगा, P2 IRP की एप्लीकेशन कौन दे सकता है, सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर। इट्स मैंडेटरी है नहीं, ऑप्शनल है,
ठीक है, अभी रीड करा रहा हूं, देखो। व्हेन अ कॉर्पोरेट डेटर क्लासिफाइड एज अ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, याद देखिएगा, अभी डिस्कस कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी बेसिस पर देखते हैं हम लोग या सर्विस के बेस पे देखते हैं, दो तरीके हमारे पास होते हैं, अभी भी याद करवा दिया है। चलो सेक्शन 7 सेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, डिफाइन करता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। ऑलराइट, कमी से डिफॉल्ट कितना बेटा 10 लाख रुपीस, इट कैन ऑप्ट, इसलिए बोल रहे हैं ऑप्शन है, इट कैन ऑप्ट फॉर PPIRP, P2IRP, प्री पैकेज, प्री पैकेज, प्री पैकेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर प्लान रेडी करेगा, रेजोल्यूशन प्लान देगा किसको, क्लियर। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि भाई वो इंक्रीज कर सकती है इस अमाउंट को 1 करोड़ तक, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेसिफिकली किसको रेफर करना चाह रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, ठीक है, डाउट्स में। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां सुनना बेटा, कहता है कौन कौन सी MSMEs हैं जो कि एलिजिबल नहीं है, बहुत सिंपल सा काम, बहुत सिंपल, ध्यान सुनना। बोलता है अगर किसी MSME ने ना अभी पिछला 3 साल में ही, पिछला 3 साल में ही, ठीक है, एप्लीकेशन लगाने आए हो P2IRP की, प्री पैकेज की, और इसका पिछला 3 साल में ही अभी P2IRP कंप्लीट किया है या CIRP कंप्लीट करके आई है, MSME विच हैज कंप्लीटेड P2IRP या कंप्लीट CIRP, दोनों में से कोई सा भी, कब किया हुआ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 इयर्स प्रीसीडिंग द इनिशिएशन डेट, आज एप्लीकेशन तुम लेने पहुंचे हो और पिछला 3 साल के अंदर ही पहले से ही क्या करके काम कंप्लीट किया, अभी मतलब पूरा 3 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है और फिर आगे तुम 3 साल एक्सपायर हो जाए उसके बाद आना, चलो निकलो, तब तक क्या करना है, नहीं आना है। सर मैंने तो CIRP में दी थी एप्लीकेशन, कब दिया था सर, ड्यूरिंग द 3 इयर्स, तो बोला ऐसा ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर दिए थे ना, तो यहां पर भी क्या नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट नहीं होगा, दोनों ही किसी प्रोसेस में, चाहे वो P2IRP में हो या CIRP के अंदर, आपने पिछला 3 साल के अंदर एप्लीकेशन दिया था और फिर आ गए हैं तो नहीं। दूसरा कहता है MSME विच इज अंडरगोइंग, ऑफ कोर्स यार, अब जिसने ऑप्ट नहीं किया उसने P2IRP की जगह क्या ऑप्ट कर लिया, CIRP, तो भैया फिर P2IRP का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, या अंडरगोइंग CIRP या अंडरगोइंग लिक्विडेशन अंडर सेक्शन 33। यहां पर लगता है रेजोल्यूशन प्लान जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, रेजोल्यूशन प्लान सक्सेसफुल नहीं हो तो क्या होता है, लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन चला गया, तो बोला अब लिक्विडेशन में बाकी चला जाता हूं, क्या करता हूं, P2IRP पे लगा देता हूं, अब भी नहीं है, ठीक है। एंड नॉट एलिजिबल टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान सेक्शन 29A, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन, इस पे याद रखिए 29A पे केस स्टडीज आती हैं, ये सेक्शन में इस सेशन में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ऑलराइट, इसलिए नहीं कर रहा हूं, अगर मैं करता हूं तो ये आपके साथ में धोखाधड़ी होगी, जी हाँ, क्योंकि ये पूरा डिटेल और एलैबोरेटिव सेक्शन है, हम डिटेल में समझेंगे इसका अलग से क्लास में, ठीक है, वहां पे आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो वहां जरूर उसको देख लीजिएगा। अभी सिर्फ यहां से बता रहा हूं क्योंकि इसको अगर मैंने इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश किया तो ये आप लोगों के साथ जाती हो जाएगा, आप लोगों के साथ में आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सेक्शन 29A मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट इसे सिर्फ अपने बुद्धि में रखिएगा, चिंता मत करो, हाँ नेक्स्ट में कवर कर लेंगे, हाँ सेक्शन 29 है, नेक्स्ट में कवर करेंगे, ऑलराइट। चलिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद देखिएगा, इस पे पूरा प्रोफेशनल वालों को तो पूरा चैप्टर अलग से डिस्कस करना है, बेस ही चैप्टर का, ठीक है। एनीवेज तो 4 कंडीशन देखिए, ये लोग एलिजिबल नहीं है, पिछला 3 साल में दिया हुआ है CIRP या P2IRP के अंदर तो भी नहीं होगा, या अंडरगोइंग अंडर CIRP या अंडरगोइंग फॉर लिक्विडेशन सेक्शन अंडर सेक्शन 33, या पता लगा ये बंदा कौन है, ये 29A के अंदर, IBC 29A के अंदर ये इनएलिजिबल है, रिटेल एंड कंपनी है, बहुत सा सेक्शन है, ये स्टडीज भी इस पे नेक्स्ट वाले में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे इसको, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, प्रपोजल ऑफ द नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब यहां पर याद रखना, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट करने का कोई दरकार नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मतलब देयर इज नो नीड टू अपॉइंट इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इन दिस केस यू नो व्हाट, क्या होगा यहाँ पर, डायरेक्टली आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करोगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करोगे, डायरेक्टली अपॉइंट करोगे किसको, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वापस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे यहाँ पे। तो कौन करेगा, कॉर्पोरेटर, बोला नहीं, हम तो नेम सजेस्ट कर रहे हैं सर, नेम सजेस्ट कर रहे हैं, अप्रूवल तो कौन करेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर लोग, वही 66% वोट से, देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेटर नॉट बीइंग इज रिलेटेड पार्टी, ऑफ कोर्स ये तो इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो समझो, अगर रिलेटेड पार्टी हुआ तो ऑफ कोर्स वो पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है, तो बोलो उसको हटा दो। अच्छा इसका मतलब ये नहीं होता कि रिलेटेड पार्टी है तो उसको, हाँ ये समझो, अगर रिलेटेड पार्टी है, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो उसको ये नहीं है कि उसको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा तो मिलेगा बट भाई तू वोटिंग प्रोसेस में नहीं जाएगा। क्या हो रहा है,
representing such number and such a manner as may be specified, have proposed a name of the insolvency professional to be appointed as resolution professional for conducting the PIRP of the corporate debtor। मतलब सिंपल सा बात, यहां पर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लाने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करोगे, टाइम तभी तो देखो 120 डेज के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और सीधी सी बात है, एमएसएमईज अगर देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए, लगभग अगर हम गलत नहीं है, लगभग 40 to 41% इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी को याद रखिएगा, ग्रोथ में, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एमएसएमईज का रोल है। तो एक बहुत ही बड़ा रोल है। और ऐसे केसेस में अगर इनकी इस तरह की इंसॉल्वेंसी यू नो व्हाट इश्यूज को अगर इमीडिएटली रिजॉल्व नहीं किया जाता है तो इसका इकोनॉमी बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अब सोचने वाला बात है 120 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर वो कहता है कि इस प्रोसेस को, क्योंकि अमाउंट भी बहुत बड़ा इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, देखिए डिफॉल्ट अमाउंट भी बहुत बड़ा इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे केसेस में याद देखिएगा वो कहता है पूरा थॉरली आपको इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करने का जरूरत नहीं है, आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जरूर लाइए, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स की वजह से याद रखिएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का होना जरूरी है। और उसकी अपॉइंटमेंट ऑफकोर्स हम लोग फेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो कौन करेगा उसकी अपॉइंटमेंट, ऑफकोर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर। क्लियर। अब क्या है, नेम, अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ आरपी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के नेम की बात करेंगे। फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर नॉट बीइंग रिलेटेड पार्टी रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 66% in value of the financial debt due such creditor have approved the name of the resolution professional। ये समझा चुका हूं पहले ही, कहां मिलता है इनका डेटा, हाँ, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, फेडरल गवर्नमेंट प्रैक्टिस। अब बिल्कुल एग्जाम फाइट कीजिएगा, बनिए भविष्य में। आइए ना, डिक्लेरेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अब ये ना डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी किसको, कि भैया हम एप्लीकेशन, देखो आप ध्यान सुनना, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स या डायरेक्टर ऑफ द सीडी शैल मेक एन डिक्लेरेशन स्टेटिंग एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग P2IRP shall be filed with a definite time period not exceeding 90 days। देखो फिर एप्लीकेशन, जैसे हम पहले बताए थे, एप्लीकेशन जो कॉर्पोरेट डेटर है ना, बेसिकली किसको देगा, एडजॉइनिंग अथॉरिटी को। कह रहा है फॉर किसलिए, इनिशिएटिंग P2IRP shall be filed within a period of definite time period of not exceeding 90 days। कितना टाइम दे रहे हैं, मैक्सिमम 90 डेज। अब ये कहने को थोड़ा, ये तो उसके लिए डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, किसको देगा, कौन देगा, डायरेक्टर लोग देगा, या अगर एलएलपी फॉर्म में तो पार्टनर लोग देगा। फिर कहता है P2IRP is not being initiated to defraud any person। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये किसके ऑप्शन है हाथ में ना, कॉर्पोरेट डेटर के ऑप्शन हाथ में है, तो डिक्लेरेशन भी किसको देना पड़ेगा इस बात का। ऑफ कोर्स सोचने वाला बात है, 90 डेज के पीरियड को यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बात आप इंश्योर करो, आपको देखो डिले आपको नहीं करना है। ये तो फिर एक तरीके की टैक्टिक्स हो जाएंगी, सुन रहे हो, टैक्टिक्स हो जाएंगी कि आपने ऑप्शन दे दिया और अगर टाइम ड्यूरेशन नहीं होगी तो वो डिले तो वैसे ही करा देगा आपको। पकड़ में आ रहा बात क्या कह रहा हूं, इसलिए यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि 90 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, फाइल डेफिनेट पीरियड व्हाट, एप्लीकेशन फॉर इनिशिएट कर देना है आपको, क्या, P2IRP को। क्लियर है। एंड ये डिफ्रॉड करने के लिए इस बात का डिक्लेरेशन दीजिएगा। Third, name of the insolvency professional proposed and approved to be appointed as a professional by unrelated financial creditor। तो उसका नेम भी मेंशन करना पड़ेगा। जो डिक्लेरेशन फॉर्मेट जाता है ना, डिक्लेरेशन फॉर्मेट जाता है, उस डिक्लेरेशन फॉर्मेट में आपको इनिशिएट करने के लिए बताना है कि इनिशिएट करेंगे कितना 90 डेज में, तो लिखना है एग्जैक्टली। अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मेट ऑलमोस्ट रेडी रहता है, ठीक है, आपको उसे फिलअप करना है एंड आपको कंपनी का कॉमन सील और आपको डायरेक्टर्स के ऑथेंटिकेशन के थ्रू होगा, बीआर के थ्रू होगा, ठीक है, पास किया जाएगा, या मेजॉरिटी ऑफ जो पार्टनर्स होंगे उनके अप्रूवल थ्रू होगा। तो पहला काम इनिशिएट कर लेना है आपको P2IRP विद इन 90 डेज। दूसरा काम ये जो किया जा रहा है ऑफ कोर्स P2IRP की डिफ्रॉड करने के लिए नहीं है। एंड थर्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, जो एक्ट करेगा एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब सर क्या करें, अब बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिएगा कि P2IRP के लिए डायरेक्टर्स क्या बोलेंगे मेंबर्स को कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिएगा, या अगर पार्टनर्स की बात करेंगे तो 3/4 वैल्यू देखेंगे। देखो anyways, resolution approving the filing of application for initiating P2IRP passed by special resolution or at the least 3/4 of the total number of partners as the case may be of the corporate debtor। तो दो बातें याद रखिएगा यहाँ पर, SR या फिर 3/4 इन टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। किस लिए, अरे इसलिए लेंगे
इनिशिएट क्या करना है आपको, P2IRP। तो ये पहले आप यहां से परमिशन ले लीजिएगा। अब तो देखो ध्यान से देखो, पहले क्या हुआ होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया भाई, डिक्लेरेशन दे दो। 3 वो काम बताए थे अभी ना, पहला 9 डेज के अंदर इसको इनिशिएट करना कंप्लीट करना है, ठीक है, इनिशिएट करना है किसको, P2IRP को। दूसरा डिफॉल्ट, हम लोग डिफ्रॉड करने के लिए नहीं किए, डिफ्रॉड करने के लिए नहीं किए ये P2IRP, एंड नेम सजेस्ट किया हुआ है, नेम मेंशन किया किसका, ये काम हो गया। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, आपने SR पास करवाना है या फिर पार्टनर से 3-4 टोटल नंबर उनसे अप्रूवल लेना है, किस लिए, ताकि आप एप्लीकेशन दे सकें किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ऑलराइट सर, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब इसके लिए जाएंगे हम कहां, फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास। देखो, proper debtor shall obtain the approval from its financial creditor representing not less than 66% in value याद रखना, गड़बड़ मत कर देना, to the creditor for filing of application for initiating P2IRP prior to seeking the approval from financial creditor. Corporate debtor shall provide such financial creditors with, अभी देखो क्या क्या डिक्लेरेशन जाएगा, जो डिक्लेरेशन हमने ऊपर फाइल किया था जिसमें 3 बातें बार बार बोल रहा हूँ, 3 बातें लिखी थी, वो 3 बातें यहाँ पर मेंशन करना। तो ये डॉक्यूमेंट देंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ मेजॉरिटी ये प्रोवाइड करेंगे, प्लस बेस सोल्यूशन प्लान विच कंफर्म्स विद रिक्वायरमेंट्स रेफर टू सेक्शन 54 के। बेस सोल्यूशन प्लान मतलब किन बेसिस पर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अप्रूव दें, और आपके प्लान में ऐसा क्या है जिससे वो ये कंफर्म करें कि हाँ ये सेटलमेंट हो सकता है, ये वन टाइम सेटलमेंट के लिए एक अच्छा प्लान है। एंड सच अदर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिस्क्राइब। तो ये 3-4 इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। क्या हो रहा है, किसको देंगे अप्रूवल्स, किसके चाहिए आपको इनिशिएट करने के लिए, P2IRP बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम में, P2IRP फिर मत लिख देना, कह रहे हैं प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, फाइनेंशियल क्रेडिटर से यहाँ पे अप्रूवल लेनी है फॉर इनिशिएटिंग P2IRP। उसके लिए क्या होगा, आपको 4 तरह का इंफॉर्मेशन को देना पड़ेगा। एक डिक्लेरेशन जो अभी डिस्कस किया था, ठीक है। दूसरा आपको याद रखिए क्या करना पड़ेगा, SR का या मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर से जो अपने एप्लीकेशन पास कराया उसका डिटेल दीजिएगा। ये दोनों बातें याद रखना इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना। ऑलराइट, एंड जो आपका बेस प्लान है जो सेक्शन 54K के अकॉर्डिंग है वो सब दे दीजिएगा। अब जैसे आपने ये सबमिट कर दिया तो याद देखिएगा वो एप्लीकेशन जाएगा आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। नाउ application to initiate pre-package insolvency process along with the filing an application with adjudicating authority for initiating P2IRP, the corporate debtor shall furnish the following declaration। अब देखो वही डॉक्यूमेंट्स आएंगे सारे के सारे, हाँ ध्यान से देखना वही डॉक्यूमेंट्स आएंगे। गुड, अब देखो ये इसको ऐसे कनेक्ट करा करो टॉपिक को, क्लियर। ऑफ कोर्स देखो एक बात समझो, आप लोग भी ध्यान सुनिएगा, जब प्रैक्टिकल फील्ड में वर्क करना स्टार्ट करोगे ना बहुत चीजें और भी सीखोगे, ये तो बेसिक सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, प्रैक्टिकली बहुत चीजें अलग हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स तो हमें बेसिक्स को समझने के लिए हमें चीजों को कनेक्ट करना जरूरी है, समझना भी है और चीजों को फिर टॉपिक्स को कनेक्ट करना है। अब अगर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास जाओगे तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, एप्लीकेशन दे रहे हो, ऑफ कोर्स सर डिक्लेरेशन देना है, जो SR पास किया है उसके डिटेल्स देना पड़ेगा आपका, यू नो व्हाट, जो ट्रांजैक्शंस हैं, हाँ कॉर्पोरेट डेटा के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके बारे में देना पड़ेगा, सारी डिटेल्स आएंगे। देखो डिक्लेरेशन, special resolution as a case may be approval of financial creditors for initiating PIRP। तो 3 चीज आ गया, डिक्लेरेशन, SR रेजोल्यूशन और इनका फाइनेंशियल क्रेडिटर का अप्रूवल कि हमने सर ले लिया है, कितना परसेंटेज से 66% से अप्रूवल ले लिया। डॉक्यूमेंट्स माइंड में अपने आप सेट आएंगे। देखो फिर नेम एंड रिटन कंसेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड इज रिपोर्ट अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। अब देखो ध्यान सुनना क्या क्या आ गया सर, यहाँ हमने SR के बारे में बता दिया, प्लस अगर रेजोल्यूशन है प्लस अप्रूवल ऑफ हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर लोगों का आ गया, फिर नेम आ गया हमारा RP का और RP की रिपोर्ट, और RP की रिपोर्ट क्या बताएगी, एलिजिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर कि भैया वो MSMEs के अकॉर्डिंग एलिजिबल है नहीं है, MSMEs के अकॉर्डिंग एलिजिबल है, और वो ना तो वो CIPC प्रोसेस में अंडरगोइंग में गया है, ना 3 साल के अंदर ऐसा कोई कंप्लीशन किया P2IRP या CRP को, और ना ही वो लिक्विडेशन में, और ऑलराइट एलिजिबल है। एंड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द एक्सटेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, देखो छोटे से बात है, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर दैट मे बी विद द स्कोप ऑफ द प्रोविजन दिस रिस्पेक्ट अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इन चैप्टर 3 ऑफ फ्रॉडुलेंट रॉन्गफुल ट्रेडिंग और अंडर चैप्टर 4
ठीक है, अगर ऐसा है तो वो यहाँ पर बताना। एग्जिस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे कह रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर दैट मे विद इन द स्कोप ऑफ द प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इन चैप्टर 3 ए। जैसे अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझना, देयर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन व्हिच इज नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट। हाँ, बात पकड़ में आ रहा है? तो आपको बताना पड़ेगा ट्रांजेक्शंस जो एग्जिस्ट में कर रहे हैं उनका डिटेल आपको देना है, ठीक है। और जो कि यहाँ पर जो चैप्टर 3 में कवर नहीं किए गए वो यहाँ कवर नहीं किए जाएंगे। हाँ, अब जैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, बात पकड़ में आ रहा है? उसे यहाँ कवर नहीं करना है, अगर बताएंगे तो वो कवर नहीं होगा। या इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर सच एज अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द पीरियड ऑफ एज मे स्पेसिफाइड। और यहाँ पर जो भी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बुक ऑफ अकाउंट्स का डिटेल मांगा जाएगा या कोई इंफॉर्मेशन के लिए बोला जाएगा वो डिटेल आपको देना पड़ेगा। तो ये डिक्लेरेशन आप सारे डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करें? जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, ठीक है। अब आता है ऑर्डर बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब या तो आपकी एप्लीकेशन सिंपल सी बात है एक्सेप्ट हो जानी है, एडमिट हो गया, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट अगर हो जाती है इन दैट केस याद देखिएगा आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि उस एरर, कोई भी एरर की वजह से रिजेक्ट हुई है उस एरर को आप करेक्ट कर सकें। और याद देखिए उसके लिए टर्म ड्यूरेशन भी है, जैसे यहाँ पे कहता है adjudicating authority within a period of 14 days, highlight कर लेना, 14 days of the receipt of the application by order, admit the application or if it completes, or reject the application if it is incomplete. Adjudicating authority shall, before rejecting an application, give notice to the applicant to rectify the defect in the application within 7 days of the receipt of the such application from the adjudicating authority. तो याद रखना, जहां पर बड़ा बड़ा लिख दो, चाहे ऐसा बड़ा बड़ा साइड में लिखना चाहो तो लिख दो, 14 डेज के अंदर आपको डिफेक्ट्स है तो उसके लिए नोटिस भेज दिया जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। सच बता रहा हूं, लेकिन कई जगह याद रखिएगा प्रैक्टिकली इम्प्लाई नहीं हो पाता, अप्लाई नहीं हो पाता, ये कुछ ना कुछ इशू अराइज होते हैं इसके अंदर। बट आपको बोला गया कि आप 7 डेज के अंदर, याद रखिए। हाँ बेटा, याद रखे ना, ये जो प्रोविजन 14 डेज 7 डेज है ना, 7 डेज है ना, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, मैंने पहले भी समझाया है। मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है। इट मे बी, हाँ ऐसा हो सकता है 14 डेज, अगर आपने 7 डेज में अगर अप्लाई नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आपका P2IRP प्रोसेस ही रोक दिया जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। कि कोई बच्चा ऐसा लोग समझता है ना कि शेल आ गया और आपको रटाए भी गए, कई बच्चों को रटाया गया, शेल आ गया तो मैंडेटरी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लिए अलग से क्लास में पहले ही बताया हूं। अब बेटा नेक्स्ट में बताएंगे, अभी सेशन ये कंटिन्यू करते हैं, वापस बताऊंगा मैं बताता रहूंगा, तुम सीखना मत। हाँ चलो आओ कमेंसमेंट की बात कर लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ P2IRP करेक्ट शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उस दिन से जिस दिन डेट एप्लीकेशन। अच्छा ऐसे कौन सा डेट लिखा है? डेट लिखता है बेटा, याद रखना। एडमिशन जब हो जाता है उसके ऊपर ऑर्डर के ऊपर डेट मेंशन होती है, वो डेट बात पकड़ में आ रहा है, जिस डेट को मेंशन किया गया है, जिस ऑर्डर में जो डेट मेंशन की गई है उस डेट से कमेंसमेंट डेट मानी जाएगी। कमेंसमेंट किस लिए? 120 डेज काउंट कर रहे हैं, 120 डेज के अंदर खत्म हो जाना चाहिए ये, ठीक है सर। वैसे CIRP में याद है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, इसके अंदर 270 डेज के अंदर कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं विद एक्सटेंशन, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। P2IRP shall be completed within 120 days from date of P2IRP कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट कौन सी है? जिस दिन वो एप्लीकेशन एडमिट हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखना किस डेट पर एप्लीकेशन एडमिट हो गया, वहां से 120 डेज काउंट कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम पीरियड हो गया जिस पीरियड के अंदर क्या होना चाहिए, ये कंप्लीट। विजन प्रोफेशनल सबमिट अप्रूव्ड रेशन प्लान विद इन 90 डेज ऑफ द ऑफ कोर्स। देखो कमेंसमेंट ऑफ, अब यहाँ क्या देखो हम तो सुनना, आरपी शैल सबमिट अप्रूव्ड रेशन प्लान। अप्रूव्ड प्लान, ये अप्रूव कहां से आएगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर लोग उसको अप्रूव करेगा ना। फाइनेंशियल लोग कब अप्रूव करेगा? जब उसको कॉर्पोरेट डेटर अपना रेशन प्लान देगा और फिर ये लोग इसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद में रीजनल प्रोफेशनल सबमिट करेगा किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ध्यान सुनना, आरपी शैल सबमिट अप्रूव्ड रेशन प्लान विद इन 90 डेज ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है? अब ध्यान सुनना, अब ये अगर यहां सबमिट किया गया किसको? फाइनेंशियल क्रेडिटर को दिएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी समझो क्या कह रही है कि भैया आप इसको IBC कोड में क्या लिखा है, 190 डेज के अंदर P2A प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा। 190 डेज के अंदर, सॉरी 120 डेज के अंदर आप P2IRP प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा। कब से? फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट कब से? जब से एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एडमिट कर ली, ठीक है।
अब यहाँ पर ना एडिशन प्लान्स को अप्रूव करना होगा कितना दिन में, 90 डेज के अंदर, जो हमने सबसे पहले डिक्लेरेशन में पढ़ा था, याद आ रहा है? डिक्लेरेशन देना पड़ता है डेटर्स को, डायरेक्टर्स को और पार्टनर्स को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आरपी सबमिट करेगा अप्रूव एडिशन प्लान विद इन 90 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ व्हाट, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। जैसे एडमिट हो गया वहां से 90 डेज के अंदर क्या कर देना है, प्लान सबमिट करो। अब प्लान सबमिट करने के लिए कह रहा है, इफ सीओसी डज नॉट अप्रूव प्लान विद 90 डेज आरबी शैल सबमिट एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन। सर मतलब क्या है सर, गड़बड़ हो गया बच्चे। फाइनेंशियल क्रेडिटर याद रखिएगा, जो रेजोल्यूशन प्लान है उसे अप्रूव करना पड़ेगा ना, तो अप्रूव करने के लिए याद देखिए क्या करना है, वो प्लान सीओसी में रखा जाएगा, 66% इन वैल्यू उसको अगर अप्रूव करेगा, कभी भी कर दूं नहीं, 90 डेज के अंदर अंदर, यार 90 डेज, तभी तो बोल रहा हूं प्री पैकेज है, ताकि यहाँ पे कॉर्पोरेटर ने जो प्लान डिसाइड किया वन टाइम सेटलमेंट के लिए, उसी प्लान को सबमिट करेगा सीओसी के अंदर थ्रू रीजनल प्रोफेशनल, और वो 90 डेज कब से, कमेंसमेंट डेट कब से, बोलो मेरे साथ में, एडमिट हो जाने से एप्लीकेशन कि 90 डेज में कर देना। नहीं, अगर 90 डेज के अंदर से सीओसी ने अप्रूव किया है तो आरपी एप्लीकेशन लगाएगा एडजुडिंग अथॉरिटी में कि सर इसको टर्मिनेट करो। ऑलराइट, चलिए, डिक्लेरेशन ऑफ मॉरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द P2IRP डिक्लेरेशन। ऑफ कोर्स जानते हैं कि जब ये इनिशिएट हो जाता है, वो सीआईपी में पढ़े थे, CIRP में पढ़े थे ना, कि क्या होता है मॉरेटोरियम, बाकी सब ट्रांजेक्शंस को रोक दिया जाएगा। सेक्शन 14 वाली एस्पेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। एडजुडिंग अथॉरिटी ऑन द commencement date of the P2IRP with the order admission declare moratorium applying 14(1) and 14(3) already discuss किया हुआ CRP के अंदर। Mutatis बोल रहा है इसलिए। Appoint RP name the applicants and the cause of public announcement। क्यों कर रहे हैं ऐसा? लिस्ट बनाएगा ना, रेजुलेशन प्रोफेशनल लिस्ट बनाएगा ना, जो क्लेम्स आएंगे, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो अपना क्लेम्स फाइल करेगा। भाई पब्लिक अनाउंसमेंट देखने के बाद जो लोग हैं वो लोग अपना क्लेम फाइल करेगा, तो लिस्ट प्रिपेयर कर रहा है इसलिए अनाउंसमेंट दे रहा है। साथ ही साथ ये भी अनाउंस कर रहा है कि अब इसके अगेंस्ट ड्यूरिंग दिस मॉरेटोरियम पीरियड कोई भी सिविल एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई भी है पेंडिंग है तो स्टे लग जाएगा तरीके से। In cause of public announcement of the initiation P2IRP to be made by the initial professional immediately after his appointment, moratorium shall continue till the P2IRP जब तक रहेगा तब तक वो खत्म भी नहीं होना। List of the claims and preliminary information memorandum. Corporator shall within 2 days, कितना दिन में, 2 days of commencement of PIRP, याद रखिएगा, submit the relation professionals following information। तो अब कॉर्पोरेटर क्या कह देगा, किसको इंफॉर्मेशन देगा, प्रोफेशनल कितना दिन में, विद इन 2 डेज के अंदर। कमेंसमेंट हो गया मतलब डेट एडमिशन डेट में एप्लीकेशन हुआ, एडमिट हो गई आपकी एप्लीकेशन, तो उसका 2 दिन के अंदर क्या करना है, इंफॉर्मेशन देना है। क्या, लिस्ट ऑफ क्लेम्स अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव क्रेडिटर, देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड गारंटीज इफ एनी, एंड प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर फॉर्मेटिंग अ रेजुलेशन प्लान। मतलब किन बेसिस पर उसने क्या किया है, रेजुलेशन प्लान कॉर्पोरेटर ने बनाया है, उन बेसिस को भी यहाँ पे डिस्क्लोज करेगा। तो लिस्ट ऑफ द क्लेम्स प्लस फॉर सिक्योरिटी इंटरेस्ट और गारंटी, ये तो वो सारा देना है यहाँ पर। प्लस क्या करना है, जो उसने बेस प्लान बनाया है, बेस रेजुलेशन प्लान बनाया है, सेक्शन 54K, उसका डिटेल भी यहाँ देगा। नाउ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, वो प्रमोटर, एग्जिस्टिंग प्रमोटर ही कंट्रोल करेगा। देखो, ड्यूरिंग द P2IRP पीरियड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल कंटिन्यू टू वेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पार्टनर्स and of corporate debtor who shall make the every endeavor, और याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज में क्या कह रहा है, shall make every endeavor to protect and preserve the value of the property of the corporate debtor and manage the operation as going concern। यहाँ पर इस लैंग्वेज में क्लियर समझना किसका के लिए अच्छा है, preserve the value of the property। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर, अच्छा ये देखियो, ऐसा हुआ कि प्रॉपर्टी एक्ट्स को कंपनी डिस्पोज ऑफ करना चाहती है, ठीक है, और वो P2IR प्रोसेस के अंदर ही है, उसको मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज कर रहा है कंपनी को भी। प्रॉपर्टी एक्ट्स को डिस्पोज ऑफ करना चाहती है, प्रॉपर्टी एक्ट्स की वैल्यू ना, मार्केट वैल्यू 1 करोड़, और यहां ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको 80 लाख में सेल आउट कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया है, मिसमैनेजमेंट है? नहीं, unless until it proves that कि यहां पर कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस है। समझेगा, अगर ये इंटेंशनली प्रूव हो रहा है कि यहां पर फ्रॉडुलेंट एक्ट है या वो ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है, तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे रिलेटेड पार्टी को ही अंडर वैल्यूड एक से ज्यादा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है,
एक करा, एक ट्रांजैक्शन हुआ, कंसीडर किया, मार्केट वैल्यू था, रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन था, लेकिन उसको डिस्क्लोजर भी दिया, सब कुछ था, बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर हुआ है, बट प्रोसीजर नहीं दिया गया, फॉलो किया गया, डिक्लेरेशन नहीं देता, रिलेटेड पार्टी को अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी सेल कर दिया, तो गड़बड़ है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कॉर्पोरेटर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर रहा हो, मतलब उसका बोर्ड जो है फ्रॉडुलेंट, ये पार्टनर्स है ना, वो लोग मैनेज करें अफेयर्स को, बट कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर रहा हो, उनका ड्यूटी है कि वो प्रिजर्व करें। इसलिए वर्ड यूज हो रहा है शेल मेक एवरी एंडेवर, ठीक है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर रजिस्टर्ड प्रोफेशनल शेल विद इन 7 days ऑफ कमिशन ऑफ दिस प्रोसेस, P2IRP प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी, कितना दिन में, 7 days में करना है यहाँ पे भी, बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ द क्लेम्स कन्फर्ड एंड अपडेट इट्स रेगुलरली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ अपडेट इट्स रेगुलरली, व्हाई, बिकॉज पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाती है ना, उसके बाद जो लोग अपना क्लेम अगर चाहेगा रख सकता है, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी, तो पहले कमिटी बनाना कितना दिन में, 7 days, कब से, कमेंसमेंट ऑफ P2IRP प्रोसेस, कमेंसमेंट डेट कब से हुआ, कमेंस होने से, ठीक है सर। फिर फर्स्ट मीटिंग कर देना है विद इन 7 days उसके कॉन्स्टिट्यूशन से, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC, इसका 7 days के अंदर पहला मीटिंग कर देना है, याद रहेगा। चलो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए अच्छा लगता है, वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विद द रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल, कब होगा ऐसा, देखो at any time during the P2IR process, COC can decide by vote not less than 66% of the voting shares resolve to vest of the management of the corporate data with the residual professional and RP make an application for this purpose with the executing authority, मतलब फिर RP एप्लीकेशन देगा executing authority को, और executing authority देखेगा क्या, affairs of the corporate data conducted in a fraudulent manner, देख लो अच्छे से अब, and has been a gross mismanagement of affairs of the corporate debtor. From the date of the order, remaining provisions CIRP will apply to P2IRP. बोला अच्छा P2IRP का तुमको इतना बेनिफिट दे रहे थे, तुमने गड़बड़ कर दिया, आज क्यों रहेगा भी नहीं। ये जो कॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग बेस क्या है, समझो ना, P2IRP का बेस क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो किसके कंट्रोल में रहेगा, कंपनी के हाथ में रहेगा, प्रमोटर लोग ही चलाएगा। अगर यहां से यही अगर मैनेजमेंट कंट्रोल में चला गया या फिर से कंट्रोल में चले गए, इनडायरेक्टली जो फाइनेंशियल क्रेडिटर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, करेगा मतलब, तो P2IRP थोड़ा ना रह जाएगा, फिर तो CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्या हो रहा है, तो उस डेट से हम क्या बोलेंगे, CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एज इट इज नहीं होना है, पर प्रोसेस उस तरह से हम लोग रन करेंगे जो कि यहाँ पे जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पर पहले बात पकड़ में आए तो हम आगे बताएंगे, ऑलराइट। तो ये ऐसा नहीं है, देखो फिर सुनना मेरी बात को ध्यान से, ऐसा नहीं है कि आपका P2IR के अंदर P2IRP के अंदर अगर प्रोसेस चला गया तो उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ कोर्स प्रमोटर्स के पास ही रहता है, बट अगर फ्रॉडुलेंट कोई ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है तब इस केस में कमिटी ऑफ क्रेडिटर बाय वोट 66% आरबी को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई इसको क्या करो, तुम अपने कंट्रोल में लो मैनेजमेंट को, फिर आरबी एडजुडिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगा और उस एप्लीकेशन को कंसीडर करेगी एडजुडिंग अथॉरिटी ऑन द 2 grounds। फर्स्ट वन इज कि वह फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं या फिर मिसमैनेजमेंट है, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था, कंपनी की प्रॉपर्टीज को अंडर वैल्यू सेल किया जा रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, ठीक है, या ट्रांजैक्शंस को कंप्लीटली हाइड किया जा रहा है, बताया नहीं गया है, वैल्यूज को डिटेल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रांजैक्शन को ऑफ कोर्स इनऑर्डिनेट ट्रांजैक्शंस है, बिल्कुल क्लियर एकदम, तो उसको बोल रहे हैं यहाँ पे मिसमैनेजमेंट, ऐसे केसेस के अंदर याद रखेगा, फिर वो क्या करेगा, आरपी के हाथ पे चला जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग इसका आगे पार्ट करेंगे, नेक्स्ट सेशन में याद रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, ऑलराइट। तो बने रहना, और सेक्शन 29 है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वापस बोल रहा हूँ सेक्शन 29A, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, अलग से करेंगे, ऑलराइट।